तो जय हिंद। आई होप कि पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपके लास्ट 30 डेज बचे हुए हैं। उम्मीद है कि आप इन 30 डेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटेजी वीडियो बना रखी है, तो कृपया उस वीडियो को देखें। जो जो पॉइंट्स मैंने उस वीडियो में बताए हैं उन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, और साथ ही साथ आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है। मैं ये गारंटी देता हूं, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो अभी आपके जितने भी मार्क्स आ रहे होंगे उसमें नियरली 30 to 40 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। अगर 10 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं ना, तो आपके 40 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। एंड दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। ये डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पर, आपके एफर्ट्स पर, आप कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि हाँ आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है, वीडियो को शुरू करते हैं। आज ही क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्यों होता है, जो जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, हम सारे बच्चे 12th पास हैं, तो मैं बिल्कुल बेसिक में नहीं बताऊंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताऊंगा। जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, ये क्या होती है? अपोजिट। क्या होती है? अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी मान लीजिए अगर आपके इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर इधर जा रहा है, पुचुक पुचुक। ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं, तो जो हमारी करंट की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। ये क्या होगा? हमारा करंट होगा। ठीक है, करंट के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा करंट? एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, दूसरा क्या होता है? डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट क्या होता है? देखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो क्या है, हर साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। एक कंप्लीट साइकिल, ये हो गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये फिर ये होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। और जो डायरेक्ट करंट होता है, इसकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है, यानी ऐसे, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, समझ में आया? करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी यानी जे होता है करंट पर यूनिट एरिया। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? जो एसआई यूनिट है करंट की, एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या है? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी? ये ऊपर आ गया एम्पियर, और नीचे आ गया एरिया, क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो हमारा ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसकी? एम्पियर मीटर की पावर -2। ठीक है, ये होती है करंट डेंसिटी, यानी करंट पर यूनिट एरिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस स्पीड के साथ हमारा करंट किसी वायर के अंदर फ्लो हो रहा है। देखो, करंट है यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर फ्लो हो रहे हैं, तो जिस स्पीड वेलोसिटी के साथ करंट फ्लो होते हैं उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई क्या होता है? NE/A/VD। जो VD है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो जब VD निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? I/NE/A। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखिए, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है एन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है कैपिटल एन। कैपिटल ए क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, कितना बड़ा एरिया है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, ये करंट आ गया, ये क्या आ गया? करंट पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, ये एरिया आ गया, ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to given point। यानी कोई हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मान लो 1 कूलाम चार्ज है, इसको आप क्या कर रहे हो? इन्फिनिटी से
किसी गिवन पॉइंट पी पॉइंट पर ला रहे हो तो जो आपने वर्क किया है यही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं बचपन से। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी क्या होता है, जैसे कि मान लूँ मैं ये बॉडी है, ये है 10 वोल्ट पर, इसका पोटेंशियल इतना है, इसका कितना है 20 वोल्ट है, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा। जैसे ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं, ये पॉजिटिव है ये माइनस है, इधर हाई पोटेंशियल होगा 20 वोल्ट है, ये माइनस है, यहाँ मान लीजिए 2 है, तो क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 0 मान लीजिए या जो भी है, तो क्या हो जाएगा 18 वोल्ट का आ जाएगा। ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस आता है। ठीक है, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, यानी पोटेंशियल क्या होता है W अपॉन Q, यानी वर्क डन किया है हमने Q चार्ज को लाने में, क्या होता है, वोल्टेज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, V। अब बात करते हैं ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ये बोलता है इफ देयर इज नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर, मतलब फिजिकल स्टेट क्या है, टेम्परेचर है, उसकी लेंथ है, उसका एरिया है, ठीक है, जो फिजिकल चीजें हैं, यानी जितना लंबा वायर है उतना ही लंबा रखेंगे, जितनी उसकी लेंथ है उसको उतना ही लंबा रखेंगे, ठीक है, जितना उसका टेम्परेचर है उसको चेंज नहीं करना है, तो क्या होता है, तो क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आप सर्किट में करंट बढ़ाते जाओगे तो आपका वोल्ट बढ़ता जाएगा, वोल्टेज। अगर आप सर्किट में करंट घटाते जा रहे हो, पहले 20 एम्पियर था अब 10 एम्पियर कर दिया, तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। यही हमारा ओम्स लॉ बोलता है। कंडीशन क्या है, फिजिकल जो स्टेट है वो सेम होना चाहिए। जब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो ये, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, जिसको बोलते हैं आर, और ये आई। आर क्या है, रेजिस्टेंस, तो आर क्या होता है, V अपॉन आई। थोड़ा इसको समझते हैं, इसमें क्या है, देखिए आप सबको पता है, 12 पास आउट हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, V क्या होता है, V की यूनिट क्या है, वोल्ट है, करंट की क्या है, एम्पियर है। एक क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पर पूछता हूँ, एक मिनट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। देखिए सबको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, लेकिन जो हमें नहीं पता है मैं वो बता रहा हूँ। ये क्या है, आई है, ये V है, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट A है, ये ऑब्जेक्ट B है। तो बताइए किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और क्यों होगी। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन I होता है। तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, यानी जिसका रेजिस्टेंस वाला स्लोप ज्यादा, यानी जितना एंगल ज्यादा, तो ये वाला थीटा ज्यादा बड़ा है A का, तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हुई। जो B वाला है इसका एंगल कम है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। जो हमारा थीटा 1 है वो ग्रेटर देन है थीटा 2 से, तो जो R1 होगा ग्रेटर देन होगा R2 से। सिंपल है, जितना ज्यादा स्लोप बन रहा है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। ये तो हो गई सिंपल बात। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या है, अब बताइए ए बी सी में से किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। आपको लगेगा सर ए, देन बी, देन सी, क्योंकि ए सबसे ऊपर है। पर आप लोग क्या हो गए, बेवकूफ बन गए। क्यों बन गए, क्योंकि ये आई वर्सेस वी ग्राफ है।
आई वर्सेस भी याद रखना है। जो मैं पिछला ग्राफ बनाया था ना, वो ग्राफ ऐसे था, ये इधर वी था, इधर आई था, ये 2 पॉइंट्स थे, ठीक है। तो क्या होता, हमें डायरेक्ट स्लोप देखना होता है, पर जब उल्टा दिया है यानी आई बड़ा है वी नीचे है, तो क्या होता है, उस स्लोप का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी अब जो जितना कम है वो उतना ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ सी वुड बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी वुड बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए, यानी जो सबसे कम स्लोप है सी का, उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, देन बी है उसकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी और ज्यादा है, और ए की सबसे कम रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जो सी है कम स्लोप वाला, उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है समझ में आया, क्या होता है रेजिस्टेंस, इक्वल टू आर आई। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली लेंथ पर डिपेंडेंट होता है और इनडायरेक्टली एरिया पर डिपेंडेंट होता है, यानी अगर लेंथ को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, अगर एरिया को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस घट जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया, क्योंकि क्या है, हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, रो इनटू एल अपॉन एरिया हो जाएगा। जो रो होता है ये क्या होता है, ये होता है हमारा स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, देखो इसकी यूनिट है ओम, इसकी यूनिट है मीटर, इसकी है मीटर स्क्वायर से एक बार मीटर कट जाएगा, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी होता क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, देखो नाम में मैंने छुपा हुआ क्या, रेजिस्टेंस यानी करंट का रेजिस्टेंस यानी विरोध, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर जिसकी वजह से क्या करता है, वो करंट का अपोज करता है। और रेजिस्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हर एक ऑब्जेक्ट की फिक्स होती है। थोड़ा इस पर एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है और उसका इम्प्लीकेशन बता देता हूँ मैं, उसका कैसे यूज करते हैं। जब एनसीईआरटी देखोगे ना, तो रो की कुछ वैल्यू दी रखी है, जैसे कि आप अगर बात करोगे तो मेटल्स के लिए दिया रखा है, ठीक है। उसके बाद हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, या नॉन मेटल्स, या आप ये समझ लीजिए इंसुलेटर्स हैं, मेटल्स हैं, देन उसके बाद क्या है, अलॉय हैं, उसके बाद क्या है, नॉन कंडक्टर इंसुलेटर मान लीजिए। देखो जो हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होती है मेटल्स की, क्या होती है, बहुत लो होती है, इनकी थोड़ी सी हाई होती है, इनकी क्या होती है, इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाईएस्ट, यानी क्या होती है, यानी इतनी वैल्यू है कि क्या होती है, 10 की पावर 15 नियरली, जैसे ये इसकी वैल्यू होगी नियरली 10 की पावर 15, तो क्या करेगा, ये करंट का बहुत ज्यादा अपोज करेगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो होगा बट ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, इसकी रेजिस्टेंस कम होती है, माइनस में पहुंच जाती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में टेबल है, कॉपर मेटल्स वगैरह की दी हुई हैं, तो इसका एप्लीकेशन क्या है, हाउ डू वी यूज कि मेटल्स की रेजिस्टेंस वगैरह कैसे है? ये इंपॉर्टेंट चीज है। इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, यानी 1/रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, यानी सीधा बात है, अगर रेजिस्टेंस बहुत कम है तो कंडक्टेंस बहुत ज्यादा हुई, कंडक्टेंस यानी कितना करंट का फ्लो इजीली हो जा रहा है, रेजिस्टेंस अपोज है तो उसका उल्टा क्या होगा, कंडक्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल हो जा रहा है, और ओम इनवर्स को ही बोलते हैं एम एच ओ महोदय, एम एच ओ यानी उल्टा लिख दिया है। जो ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, द कंडक्टर विच ओबे द ओम्स लॉ इज नोन एज ओमिक कंडक्टर, ठीक है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, जैसे कि मेटेलिक वायर वगैरह हैं,
जिनका टेम्परेचर जल्दी चेंज नहीं होता है, और टेम्परेचर चेंज होने पर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। जो नॉन ओहमिक कंडक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इज नोन एज नॉन ओहमिक कंडक्टर, जैसे कि डायोड वॉल्व, ट्रायोड वॉल्व वगैरह वगैरह। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये मैं समझा चुका हूँ क्या होता है, ये फॉर्मूला भी ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो जो हमारी यूनिट है ये भी मैंने बताया था, ओम मीटर होती है इसकी यूनिट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो रेजिस्टिविटी है ये किन चीजों पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी जैसे ही मेटल को आप हीट करते हैं रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, यानी मेटल से इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होती है। तो दूसरा है रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस ऑन मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी एंड इंक्रीज ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी जब आपने इम्प्योरिटी मिला दी, मेटल से अलॉय बना दिया, तो क्या होगा, हमारी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। द रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर इज जीरो। देखियो सुपर कंडक्टर यानी जो सुपर स्टेट में चीजों को कंडक्ट कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी, नाम में मीनिंग दिख रहा है, सुपर और कंडक्टर, एक कंडक्टर जो कि सुपर है, यानी क्या है, कभी अपोज नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने में। कंडक्टिविटी क्या होती है, जैसे हमने देखा था कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी क्या होगी, इज द इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी जो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है उसको क्या बोलेंगे, यानी जो 1/रो है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। ठीक है, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज मोहो पर मीटर। देखो इसकी यूनिट क्या थी, इसकी यूनिट थी 1 अपॉन ओम और मीटर। ठीक है, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ओम का क्या हो जाएगा, या तो ओम इनवर्स लिख दो, तो या तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को क्या लिखते हैं हम, मोहो, या फिर मीटर इनवर्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स, और इसी को बोलते हैं, क्या होता है, सीमेन और मोहो। ठीक है, मोहो को ही क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल्स ऑफ स्पेसिफिक यूजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। इसका क्या है, हर बार आपको क्वेश्चंस देखने को ही मिल जाता है, सिर्फ एनडीए में भी नहीं, सीडीएस में भी। डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल्स ऑफ स्पेसिफिक यूजेस, जो फिलामेंट होता है बल्ब का, ये क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है, क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो दोनों बहुत हाई है। मेल्टिंग पॉइंट हाई है इसलिए वो जल्दी नहीं जलता है, और रजिस्टिविटी हाई है जिससे क्या होता है, ज़्यादा हीट होता है। इन हीटिंग इक्विपमेंट जैसे कि हमारा गीज़र है, हीटर है, इलेक्ट्रिकल प्रेस है जो हमारे घर में यूज़ की जाती है। जो कॉइल है प्रेस की वो काय से मिलकर बनी होती है, नाइक्रोम के वायर से मिलकर बनी होती है। काय के, नाइक्रोम वायर। क्यों नाइक्रोम से मिलकर बनी होती है, बिकॉज द रजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग ऑफ नाइक्रोम इज वेरी हाई, यानी रजिस्टिविटी भी बहुत हाई है और मेल्टिंग भी बहुत हाई है, जल्दी हीट होने पर मेल्ट नहीं होता है। इन रेजिस्टेंस बॉक्स स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन वायर के मिलकर बने होते हैं। द रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस डज नॉट वेरी। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जो फिक्स है वही रहेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, जो फ्यूज वायर है ये किससे बना होता है, टिन 63% और 30%, 37% लेड। ठीक है, जो वैल्यू होती है, मेल्टिंग पॉइंट इज लो बट रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई, द फ्यूज वायर इज प्लेस्ड इन द सीरीज टू प्रोटेक्ट द मेन लाइन। ठीक है, फ्यूज वायर क्यों लगाते हैं, अगर करंट एकदम ज़्यादा आ जा रहा है तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है वो ख़राब नहीं होते हैं, जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट होता है क्योंकि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से ज़्यादा हीट हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कंबाइन कैसे करते हैं, दो तरीके होते हैं, हमने बचपन में पढ़ा है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, R = R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश। इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीरीज में क्या होता है, करंट इज सेम अक्रॉस ऑल रजिस्टर, अक्रॉस ऑल रजिस्टर,
ठीक है, करंट होता है वो सेम होता है, बट जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या होता है, ये चेंज होता है। ठीक है, तो अगर सीरीज में हम चीजों को ऐड कर रहे हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारी एक बैटरी है, इसको जब इससे जोड़ दिया, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, तो क्या करेंगे, अगर V वोल्ट है, I सेम रहेगा, यहाँ भी I आएगा, यहाँ भी I आएगा, यहाँ भी I आएगा, पर पोटेंशियल अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल V1 आएगा, यहाँ पर पोटेंशियल V2, यहाँ पर पोटेंशियल V3, तो जो V होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ठीक है, सेम पैरेलल वाला केस, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये बैटरी का प्लस और ये माइनस, ये प्लस, अरे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, हमने इन तीनों को क्या ले लिया, किसी बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ये इधर ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, पैरेलल में है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, इसके पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल यानी V सेम रहता है, और जो I है ये वेरी करता है, यानी चेंज होता है। मतलब ये है, अगर ये हमारा V है तो यहाँ भी V आएगा, यहाँ भी V आएगा, यहाँ भी V आएगा। I वेरी करता है, मतलब अगर इस पूरी सर्किट में करंट I जा रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, करंट I1 होगा, यहाँ पर करंट I2 मान लो, यहाँ पर करंट क्या होगा, I3 आएगा। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल, सेल क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, चार्ज का, ये चार्ज है, चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो रखता है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन होती है जिससे क्या होता है, करंट, मतलब चार्ज को क्या करता है, डायरेक्ट सप्लाई करता है। रॉड्स दो होती हैं, एक प्लस होती है, एक माइनस होती है, ये प्लस का सिंबल है, ये छोटा वाला माइनस का सिंबल है। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है, जो सेल के द्वारा एनर्जी गिवन, मतलब सेल जो एनर्जी देता है, जिससे क्या होता है, यूनिट चार्ज फ्लो होता है सर्किट में, उसी को बोलते हैं सेल का ईएमएफ, यानी ई क्या होता है, जैसे मैंने वी बोला था ना, वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू है, तो यही ईएमएफ है, यानी जो सेल का पोटेंशियल कितना होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, रियोस्टेट, रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर, यानी जिसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, ये इसका सिंबल ये होता है, ये है और ये है और ये है, मतलब क्या है आप इसको स्लाइड कर सकते हो, एक उसमें वो रहता है, कभी 10 ओम है, कभी 20 ओम है, कभी 30 है, तो ये क्या होती है, रेजिस्टेंस वेरी करती है, विच इज यूज टू कंट्रोल द करंट इन द सर्किट। अब कंट्रोल कैसे करेंगे, जब आपको ज़्यादा करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस कम कर देंगे, जब क्या चाहिए, कम करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस बढ़ा दो, तो क्या होगा, करंट का पोज होगा, तो क्या होगा, करंट कम हो जाएगा। अब इसका यूज क्या रहता है, पोटेंशियोमीटर्स वगैरह के सिमिलर फंक्शनिंग है। अगला क्या टॉपिक है, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, किरचॉफ के दो लॉ हैं, पहला है फर्स्ट लॉ किरचॉफ करंट लॉ। करंट लॉ क्या कहता है, जो सम ऑफ करंट फॉलोइंग इनटू एनी जंक्शन इज जीरो, अभी बता रहा हूं क्या है। सेकंड है लूप लॉ, यानी सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है, मतलब सर सिंपल इतना सा है कि पहला बोलता है ये है, ये है, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, इधर करंट आ रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, ये करंट आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो देखो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, और ये क्या है, I5 है। ठीक है, तो जो हमारा किरचॉफ करंट यानी KCL है, ये क्या कहता है, जो करंट आ रहे हैं
यानी I1, और कौन सा करंट जो सर्किट की तरफ आ रहा है प्लस I2, और कौन सा करंट आ रहा है I3, I1 I2 I3 किसके बराबर होंगे, जो करंट जा रहा है, जा कौन कौन से करंट रहे, I4 प्लस I5, ये बोलता है किरचॉफ करंट लॉ। पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये किस चीज पर बेस्ड है, ये बेस्ड है ऑन कंजर्वेशन, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस है, क्या है, किरचॉफ करंट लॉ। जो दूसरा लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये क्या है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये क्या बोलता है, किसी भी सर्किट में जो टोटल आउटकम होता है किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी ये बैटरी लगी है एक, ये दूसरी बैटरी लगी है, ऐसे जाएं तो ये तीसरी बैटरी लगी है, ये क्या है चौथी बैटरी लगी है, ठीक है, ये दो पॉइंट हैं, इन वायर्स के अक्रॉस आपको देखना। मान लीजिए ये पॉजिटिव है, तो पहली बैटरी क्या है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, इसको उल्टा कर दीजिए, यानी ये छोटा है और ये बड़ा है। देखिए मान लीजिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव आ रहा है यानी V1 है, फिर यहाँ भी पॉजिटिव है तो V2 है, यहाँ भी आ रहा है V3 है, लेकिन यहाँ जब आप देखोगे ना तो ये क्या हो रहा है, छोटे वाले से कट टच है, तो क्या हो जाएगा -V4 है इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम किसी टर्मिनल को पॉजिटिव ले रहे हैं तो उस डायरेक्शन में जाइए, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहे हैं तो उनको एक साइड लिख दीजिए, और जो नेगेटिव से टच है वो दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा, ये होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये किस चीज पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कितना समझ में आया। व्हीट स्टोन ब्रिज, ये क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, ये सर्किट है जिसमें क्या है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, ये चौथा रेजिस्टेंस है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, और ये बीच में गैल्वेनोमीटर या कोई दूसरा रेजिस्टेंस T मान लो। तो व्हीट स्टोन ब्रिज कहता है P/Q का रेशियो अगर R/S के बराबर है, यानी आपने इन दोनों का रेशियो ले लिया और इन दोनों का रेशियो ले लिया, अगर B की वैल्यू बराबर है तो जो बीच वाला T रेजिस्टेंस है यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी नो करंट इन, जो बीच वाली लाइन है, इन मिडल ब्रांच, ठीक है, जो मिडल ब्रांच है ना इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, अगर क्या है, अगर इनका रेशियो बराबर है, या तो P/R ले लीजिए, इसके नीचे ही आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q/S हो जाएगा। यानी क्या है, एक क्लोज सर्किट है तो क्या होता है, इससे क्या होता है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस पता चल जाती है। अगला है, ये इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ा, हमारे अलग अलग मेजरिंग डिवाइस कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं हमारे डिफरेंट मेजरिंग डिवाइस। सबसे पहला तो देखो अमीटर है, अमीटर क्या होता है, अमीटर है जो कि मेजर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। अमीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो क्या डिटेक्ट करता है, करंट को डिटेक्ट करता है। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, यानी किसी वायर को आप करंट फ्लो करवा रहे हैं तो वो क्या होता है, हीट होता है, तो यही बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर है, पावर क्या होता है, V/I, यानी ये क्या होता है, पावर होता है हीट अपॉन टाइम, अगर आप हीट वाले फॉर्मूला में टाइम से डिवाइड दे दें तो IRT बन जाएगा, यही VI है, ठीक है। किलोवाट आर क्या है, बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और ये क्या कमर्शियल यूनिट है, ये डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 3.6 इंटू 10⁶ क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोइलेक्ट्रिक, यानी आप किसी चीज को गर्म करके उससे
हीट बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए अब ये हीटिंग इफेक्ट का उल्टा है। हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, जो आप वायर को हीट मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हो तो वो हीट हो रहा है, इधर से हीट निकल रही है। लेकिन थर्मो इफेक्ट अलग है, यानी अपोजिट है। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, आपने उसको थर्म यानी हीट दी तो वो क्या करेगा, करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, ये क्या होगा, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। चैनल को शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अगला टॉपिक किस चीज़ पर चाहिए। जय हिंद।